वैसे तो चुनाव के बीच कहीं उत्तराखंड के सुरंग में फंसे मजदूरों की खबर उतनी जोर शोर से मीडिया पर दिखाई नहीं दी, मगर इसके पीछे एक वजह और भी थी। सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें साफ साफ बता दिया गया था कि जहां राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं वहां मीडिया के कैमरे और ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। इनसे सुविधा तो कोई होती नहीं, उल्टा कई मीडिया कर्मी जैसे ऊटपटांग सवाल करते हैं उनसे खींच अलग बढ़ती है। सरकार के ऐसे दिशा निर्देशों के बाद भी मीडिया में जो दिखा उसे देखकर मीडिया की कंपनियों के लिए कोई सम्मान का भाव तो मन में नहीं ही जागता। हाँ, ऐसी विचित्र हरकतों पर हंसा जाए या सर पीट लिया जाए ये जरूर सोचना पड़ जाता है। दूसरी तरफ इस घटना पर गिद्धों की तरह नजर जमाए बैठे हुए कई राजनीतिज्ञ भी थे, उनके जाटुकार भी थे। कई तो स्वयं को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहने वाले लोग भी इसी ताक में बैठे थे कि किसी तरह कोई दुर्घटना हो और उन्हें इसके बहाने वहां की स्थानीय सरकार के साथ साथ मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल जाए। विदेशियों की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाले कुछ टुकड़ाखोर ऐसे भी थे जो वैज्ञानिक सोच की आड़ में पूरे घटनाक्रम पर निशाना साध रहे थे। इस सुरंग के बाहर स्थानीय लोग बाबा बौखनाग की पूजा अर्चना करते थे। परंपरागत रूप से मंदिर जिस स्थान पर था उससे थोड़ा हटाकर सुरंग बनाने के लिए एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया था। मजदूरों और स्थानीय लोगों की आस्था का मजाक उड़ाने वाले लोग कह रहे थे कि अंधविश्वास नहीं, विज्ञान से ही सुरंग बनाने का काम होगा। हाल में ही भारत ने चंद्रयान भेजने में जो सफलता हासिल की है उससे खार खाए बैठे लोगों की भी कमी नहीं है। ये भी गोरे साहबों के जाने के बाद भारत में ही पीछे छूट गए भूरे साहबों की जमाते हैं। इन्हें भारत की वैज्ञानिक प्रगति से तकलीफ है। ये विश्व गुरु कहकर खिल्ली उड़ाते हुए नजर आ जाने वाले लोगों का गिरोह अक्सर सोशल मीडिया पर ही नजर आता है। उन्हें खुद भी पता है कि जहां चार लोग हों, कोई आयोजन हो रहा हो, कोई भाषण इत्यादि अगर हो रहा हो, आमने सामने की बात हो और वहां उन्होंने ऐसा मजाक किया तो जनता के हाथों पिट जाने की पूरी संभावना होती है। ये लोग चंद्रयान की सफलता से खार खाए थे तो इनका कहना था कि चांद पर पहुंचने से पहले सुरंग खोदने की तकनीक विकसित करनी जरूरी थी। चंद्रमा पर अंतरिक्ष में जाना और जमीन में पहाड़ों पर खुदाई करना दो बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से ताल्लुक न रखने वाली बातें हैं। लेकिन उन्हें तो किसी तरह से यह कहना था कि मौजूदा सरकार अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से तय नहीं कर पाई। अगर देखा जाए कि इस दुर्घटना में हुआ क्या था तो पूरा मामला 41 मजदूरों के एक सुरंग में फंस जाने का था। यह सुरंग 4.5 किलोमीटर के लगभग लंबी है जो कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम यात्रा परियोजना का एक हिस्सा है। इस चार धाम यात्रा में सभी मौसमों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को सड़क से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए करीब 900 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। इस सुरंग को सिलक्यारा सुरंग कहा जाता है क्योंकि इसकी एक तरफ सिलक्यारा है और दूसरी तरफ उत्तर काशी जिले का डंडल गांव पड़ता है। 2 लेन की यह सुरंग इस मार्ग की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। सिलक्यारा की ओर से इसमें लगभग 2.4 किलोमीटर का और दूसरी तरफ से 1.75 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका था। हैदराबाद की एक कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग इस पर काम कर रही है। सिलक्यारा की ओर से 12 नवंबर 2023 को 205 मीटर से लेकर 260 मीटर के बीच की सुरंग ढह गई। इस हिस्से के भर जाने से सुरंग में 260 मीटर से आगे काम कर रहे सभी मजदूर फंस गए। उस समय जो 41 मजदूर फंसे उनकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी। वो जिस जगह फंसे वहां बिजली और पानी पहुंच रहा था। ये भूस्खलन क्यों हुआ, सुरंग कैसे ढह गई, इन सभी मुद्दों पर जांच अभी भी चल ही रही है। हाँ, आपको ये जरूर याद होगा कि हिमालय का ये क्षेत्र भूस्खलन के अलावा भूकंप और बाढ़ आने के लिए भी जाना जाता है। यानी प्राकृतिक आपदाएं इस क्षेत्र के लिए नई नहीं है। अगर यहाँ आपको कुछ इकोसिस्टम जैसा याद आने लगा हो तो ये भी सोचिए कि किसी भी क्षेत्र में अगर विकास होगा तो पर्यावरण पर उसका असर तो होगा ही।
या तो पर्यावरण की सोचकर विकास को भूल जाना होगा, या फिर मनुष्यों को यह स्वीकार करना होगा कि रेल, सड़कें ये सब तभी बन पाएंगी जब वो कुछ खेतों पर से कुछ जंगल काट करके वो निकलेंगी। पुल बनेगा तो नदी के दोनों तरफ और संभवतः बीच में भी कुछ निर्माण होगा। इल्जाम किसी पर थोपने की जल्दी में कई लोग ये कहने लगे कि ये संवेदनशील इलाका है, यहाँ तो निर्माण होना ही नहीं चाहिए। सवाल ये है कि पहाड़ों पर बसे लोग आपकी मेट्रो सिटी में, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात के बड़े शहरों में, चंडीगढ़ में घरेलू नौकरों का काम करने कब तक आते रहेंगे? कब तक वो आपके बड़े शहरों के चाउमीन और मोमो के ठेलों पर काम करने आते रहेंगे? उन्हें क्या ये अधिकार नहीं है कि उनके घरों के आसपास कहीं उन्हें रोजगार मिल सके? ये जो करीब 900 किलोमीटर की सड़क बनेगी, उससे पर्यटक और तीर्थयात्री गुजरेंगे, उससे उन्हें रोजगार घर के पास मिल सकेगा। आपकी पर्यावरण संवेदनशीलता का दंश आखिर ये गरीब क्यों झेलें? इतना शौक है अगर पर्यावरण बचाने का, तो आप अपने ही घर के 3 एसी क्यों नहीं बंद कर देते? सीएफसी तो आपके फ्रिज से निकलकर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है ना। बंद कीजिए अपने फ्रिज का इस्तेमाल। ये जो 2-2, 3-3 कार धोने में पानी बर्बाद करते हैं, उसे बंद कर दीजिए। पेड़ काटकर पेपर बनता है तो अखबार खरीदना और छापना बंद कर दीजिए। लेकिन नहीं, पर्यावरण तो तभी संवेदनशील होता है जब पहाड़ों पर विकास पहुंचने लगे। आपकी अपनी बारी आती है तो नियम बदल जाते हैं ना। इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग वैज्ञानिक सोच की दुहाई दे रहे थे, उनके मुंह पर आर्नोल्ड डिक्स का बयान एक जोरदार तमाचा है। शायद अब तक आपने उनका बयान सुन लिया हो। अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। I think it's like an epic from 3,000 years ago. I have a mountain, and the mountain takes 41 young men who are good men, working men. Yep. Okay, they've done nothing wrong. And it gives them protection. It lets us put some emergency pipes in for food and water and everything. It keeps them warm. It doesn't let them see the sun, but it keeps them warm. Yep. It lets them have their food, their medicine, everything. And we as the people are saying, please, can you give us our children back? Mountain, can you please give us our children back? And the mountain is like, maybe, maybe. And so for us, when we're doing the auger, we're augering. It's going well. I think the mountain maybe is smiling because we're thinking we're doing a wonderful job. And just before we think the door will open to let the men out, closes it again. That's what's happening there now. We thought last night, this time, you would see the men, but we couldn't get the door open. We thought this morning we would see the men, couldn't get the door open. Thought this afternoon, can't get the door open. Now the machine is having a rest because it needs some repairs. It can't do it. So for me, it's like an ancient story because no one's actually hurt, but the mountain is controlling everything. So we've got other plans, and you might see when I go to the tunnel, I do a small prayer because I need help. If the mountain doesn't want to release these men, they're not going to be released. How much do you believe in the God? As someone who works underground, I am completely humbled by the universe. Completely humbled. Completely. So it's like, in the world, all of the people who work underground, like me, my whole life I work underground, no matter what country we are in, we have a small temple. It can be to different gods. In the Western world, it's to Saint Barbara. In my country, it's to Saint Barbara and the native Aboriginal gods. Here, it's to, I think, you have a local god here. I can't remember the local god's name. And also to... मोटे तौर पर उन्होंने ये कहा था कि प्रकृति माँ की तरह है, अपने बच्चों का नुकसान नहीं करती। हम हाथ जोड़े निवेदन कर रहे हैं और प्रकृति जैसे हमें खेलते हुए देख रही है। बार बार हम सफल होने के कगार पर पहुंचते हैं और बार बार कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है और प्रकृति मुस्कुरा रही होती है। बाकी इस मामले पर यही कहा जा सकता है कि प्रकृति के साथ जीना पहाड़ों पर रहने वालों का काम है, तो अपने एसी घरों और दफ्तरों में बैठकर
उन्हें पर्यावरण पर ज्ञान मत दीजिए। अपनी सैकड़ों वर्षों की परंपराओं में उन्हें आपसे ज्यादा आता है। जहां तक राहत बचाव कार्य करने वालों का प्रश्न है, प्रकृति के सामने वो हाथ जोड़े ही खड़े होते हैं। उन्हें भी आपसे वैज्ञानिक सोच के बारे में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। अतः हे महाधूर्त वैज्ञानिक सोचधारी, सेक्युलर प्रगतिशील, कृपया अपनी चोंच बंद रखें, क्योंकि जनता के सामने आपकी स्थिति नंगे राजा वाली हो चुकी है। जय बाबा बौखनाग।